दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो गाइज, हमने अब तक 10 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है सुपर सेट के माध्यम से, ठीक है। और बिहार दरोगा लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी तैयारी बनी रहेगी। अगर आपने प्रीवियस सारे हमारे प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया प्लेलिस्ट का, वहाँ जाकर आप सारे के सारे देख सकते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 11, जिसका कट ऑफ होगा 47 मार्क्स आउट ऑफ 60। 60 प्रश्नों में से 47 आपको कट ऑफ दिया गया है। कट ऑफ आपको पार करना है, कमेंट करके अपने स्कोर डेफिनेटली बताएं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? देखिए, ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में जो है भारत का जो स्थान है उसकी हम बात करें वो है देखिए 63वें नंबर पे, ठीक है। 190 देशों का इसमें सारा खाका तैयार किया गया था, जिसमें जो है 63वें नंबर पे इंडिया अपना रैंक होल्ड करता है, ठीक है। और पिछले साल की अगर हम बात करें 2019 में, ये 2020 का डाटा है, 2019 में अगर बात करें तो 77वें नंबर पे था, जो कि अब 63 नंबर पे इंडिया आ गया है, ठीक है। 2 नंबर, हाल ही में सितंबर 2020 में जम्मू कश्मीर के किस भाषा को राजभाषा बनने का विधेयक संसद ने पारित किया? तो वो जो राजभाषा बनने का विधेयक पारित किया वो भाषा है देखिए डोगरी, अंग्रेजी और कश्मीरी। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2020 में इसको पारित कर दिया गया है, तीनों भाषाओं को। 3 नंबर, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या शामिल नहीं है? देखिए, इसमें जो शामिल नहीं है उसकी हम बात करें क्या है, तो 10+2 शिक्षा व्यवस्था इसमें शामिल नहीं है। देखिए 10+2 शिक्षा व्यवस्था जो है ये 1917 से 19 में जो सैडलर आयोग आया था उसके अंतर्गत उसके सिफारिश भी था। अभी 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है, जिसमें 5+3+3+4 नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, इनमें से कौन कोलाइडी नहीं है? देखिए, इनमें से जो कोलाइडी नहीं है और उसकी हम बात करें वो है देखिए आइसक्रीम। आइसक्रीम इनमें से कोलाइडी नहीं है, ठीक है। दूध, खून और शहद ये सारे कोलाइडी का विलयन का रूप है, ठीक है। 5 नंबर, चलिए, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार का प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? देखिए, इसमें जो प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है वो है देखिए अवरक्त तरंगे। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। अवरक्त तरंगों का उपयोग जो है टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण यानी कि रिमोट कंट्रोल। अवरक्त किरण मतलब क्या? इंफ्रारेड रेज, ठीक है। तो टेलीविज़न यानी टीवी का जो दूरस्थ नियंत्रण यानी रिमोट कंट्रोल, जो दूर से हम लोग रिमोट से टीवी कंट्रोल करते हैं, उसमें इंफ्रारेड रेज का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए 6 नंबर, बायोकार्बन एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, ठीक है, का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? देखिए, इसका जो प्रबंधन है करता है कौन? वर्ल्ड बैंक। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर, जीन प्रौद्योगिकी क्या है भाई? देखिए, जीन प्रौद्योगिकी जो है ना, ये सबसे पहले तो समझिए खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की विधि है, और दूसरा है अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जीन प्रौद्योगिकी इन्हीं 2 पे बेस्ड रहता है। 8 नंबर, विश्व महापौर सम्मेलन 2019 कहाँ संपन्न हुआ? देखिए, ये जो संपन्न हुआ है ये हुआ है कोपेनहेगन में। बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अक्टूबर 2019 में इसका जो है कोपेनहेगन में इसका समापन हुआ है, ठीक है, ध्यान रखें। 9 नंबर देखते हैं, ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं कौन? देखिए, ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति जो निर्वाचित हुई हैं वो हैं देखिए कातेरीना कोलारपौले। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 10 नंबर, राइट लिवलीहुड अवार्ड 2019 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? राइट लिवलीहुड अवार्ड 2019 का जो पुरस्कार है ये देखिए प्रदान किया गया है किसे? तो ग्रेटा थनबर्ग को, सॉरी। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर देखते हैं, भारत के किस खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर जो घोषित किया गया भारत के किस खिलाड़ी को, उनका नाम है देखिए रानी रामपाल। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। रानी रामपाल देखिए ये हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी है, मतलब रही हैं रानी रामपाल, और इन्हीं को यहाँ पे जो है ना वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। 12 नंबर, वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है देखिए चेतन भगत है। सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर देखते हैं, 18वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? देखिए, 18वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो है ये संपन्न हुआ है अजरबैजान में। ए करेक्ट हो जाएगा, अजरबैजान में इसका समापन हुआ है। चलिए 14 नंबर देखते हैं, सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य
में कौन शामिल नहीं है? देखिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य में जो शामिल नहीं है वो कौन है? पाकिस्तान। डी करेक्ट हो जाएगा। सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश में वर्तमान समय में जो है पाकिस्तान कहीं भी होल्ड नहीं करता है। ठीक है, जून 2020 के डाटा के हिसाब से भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। ठीक है, चलिए नंबर 15 देखते हैं। वर्ष 2020 के अंत तक लुईस हैमिल्टन ने अपने करियर में कुल कितने ग्रैंड प्रिक्स जीत लिए हैं? तो लुईस हैमिल्टन ने 2020 के अंत तक अपने करियर में टोटल देखिए 95 ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड इन्होंने जीत लिया है। 16 स्टैचू ऑफ यूनिटी को किस संगठन ने 8 आश्चर्यों में शामिल किया है? तो इसको जो है ना देखिए SCO संघाई सहयोग संगठन ने, गुजरात में स्थित है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसी को 8 आश्चर्यों यानी कि 8th वंडर में इसको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, 17 नंबर टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे घोषित किया गया? टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया, देखिए किसको? तो यहाँ पे है, सबसे पहले समझ जाइए, जो बाइडन है और कमला हैरिस है। ये दोनों की दोनों जो है राष्ट्रपति मतलब चुनाव में एक दूसरे के अगेंस्ट प्रतिद्वंदी थी, तो ए और सी दोनों हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 18 भारत और जापान का संयुक्त सेनाभ्यास किस नाम से जाना जाता है? देखिए भारत और जापान का संयुक्त सेनाभ्यास जो है जाना जाता है किस नाम से? तो टाइमेक्स के नाम से। ठीक है, भारत और जापान का संयुक्त सेनाभ्यास टाइमेक्स। 19 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है देखिए ग्रेग बार्कले को। सी करेक्ट हो जाएगा। 20 निसर्ग चक्रवात ने किस राज्य को सर्वाधिक प्रभावित किया? देखिए निसर्ग चक्रवात जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित किया किसको? महाराष्ट्र को। डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखते हैं। मार्च 2021 तक भारत पर कुल विदेशी ऋण कितना था? देखिए मार्च 2020 तक भारत पर कुल विदेशी ऋण की बात करें वो जो है देखिए 558.5 बिलियन डॉलर था। ठीक है, चलिए 22 मानव विकास रिपोर्ट 2020 के आधार पर भारत किस स्थान पर है? देखिए भारत की जो पोजीशन है करेंट टाइम में वो है 131वें नंबर पे। बी हमारा यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। 23 प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा इसका संचरण होता है? देखिए इसका संचरण जो है ना देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा होता है। ए यहाँ हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 24 गैस जो धान के खेती में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह कौन सी गैस है? देखिए वो जो गैस है उसकी अगर बात करें वो गैस है, सबसे पहले तो यहाँ थोड़ा सा ऊपर कर दूँ जी। चलिए तो वो जो गैस है वो है भाई साहब मीथेन। ठीक है, मीथेन गैस धान के खेत से उत्सर्जित होती है और मीथेन गैस भूमि के तापमान में वृद्धि में सहायक भी होती है ये। ठीक है, चलिए 25 देखते हैं। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण होता है। तुलसी पौधे मतलब वो कौन सा तत्व है जिसकी उपस्थिति की वजह से उसका औषधीय महत्व बढ़ जाता है? तो उसमें जो है देखिए फिनॉल और फ्लेवोनाइड प्राप्त होता है उससे। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 26 निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो ये जो है देखिए अग्नाशय है। अग्नाशय अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की एक ग्रंथि है। 27 देखते हैं निम्नलिखित में कौन से प्राप्त नहीं है, कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त यहाँ नहीं होता है? देखिए इनमें जो कीटों से प्राप्त नहीं होता है वो होता है देखिए मोती। लाह तो कीटों से होता है, शहद भी कीटों से ही होता है, रेशम भी कीटों से ही होता है। मोती तो हमें सीप से प्राप्त होता है। ठीक है, सीपी से प्राप्त होता है जो कि समुद्र में होता है, और ये कीटों का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। 28 देखते हैं धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक गैस होता है? यहाँ बात हो रही है। देखिए धुआं में जो है ना शक्तिशाली उत्तेजक गैस होता है जो हमारे आंखों में जलन पैदा करता है वो है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। डी करेक्ट हो जाएगा। 29 निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? देखिए विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत यहाँ पे इन सब में आंवला है। ठीक है, आंवला वैसे इसको मल्टी विटामिन्स कहा जाता है और ये बहुत केवल विटामिन सी का ही नहीं, विटामिन सी के अलावा बहुत भी सारे विटामिन का ये स्रोत है। 30 नंबर देखते हैं डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना जो दिया गया था ये दिया गया देखिए वाटसन और क्रिक के द्वारा। बी सही हो जाएगा। 31 किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब? किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब क्या होगा?
तो जब वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो, ठीक है, तब उसको समरूप कहा जाएगा। 31 का सी हमारा हो जाएगा करेक्ट। 32 देखते हैं, चलिए। समान आयतन तथा द्रव्यमान के दो बर्तन h गहराई तक जल में डुबोए जाते हैं। बर्तन A की तली से जल अंदर प्रवेश करता है। यदि A तथा B को डूबने में किए गए कार्य WA WB है तो क्या होगा? तो फिर देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे WA छोटा हो जाएगा WB से, ठीक है। 33 निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? देखिए इनमें जो अर्धचालक है वो है, देखिए सिलिकॉन। बी सही हो जाएगा। अर्धचालक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच की होती है, बीच वाला पदार्थ होता है, ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, ये सब जो है ना अर्धचालक के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। 34 भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कहाँ पे? देखिए ये अवस्थित है कहाँ? बरेली में, यूपी बरेली में। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना 1989 में करी गई थी, ठीक है। 35 नंबर देखते हैं भाई। किसका उपयोग रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? देखिए ब्लड कैंसर के उपचार के लिए जो किया जाता है वो है, देखिए फास्फोरस 32 का यूज। सॉरी, फास्फोरस 32 जिसको हम लोग ओपन नाम से जानते हैं कोबाल्ट 60, इसी का प्रयोग जो है ब्लड कैंसर में किया जाता है। 36 निम्न में से किस में अमीनो अम्ल अमीनो एसिड नहीं पाया जाता है? अमीनो एसिड जो नहीं पाया जाता है इनमें से वो देखिए चावल में अमीनो एसिड अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता है। सोयाबीन में, दूध में, अंडा में, मछली में, मांस में, इन सब में पाए जाने वाले जो प्रोटीन सभी अनिवार्य इसमें जो है ना अनिवार्य रूप से अमीनो एसिड इन सब में पाया ही जाता है, चावल को छोड़ के। 37 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? HRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA, ठीक है। तो इसका जो स्थापना किया था देखिए भगत सिंह ने किया था, ठीक है। ध्यान रखें इस बात का, भगत सिंह ने इस संगठन का स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्थान में मैदान में किया था और 1924 में चंद्रशेखर आज़ाद एवं सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई, ठीक है। इसमें फिर इन लोगों का ये एसोसिएशन आगे चल के यहीं HRSA बन गया क्योंकि ये डिसॉल्व हो गया था, सचिन सन्याल जो है ये पकड़े गए थे, मारे गए थे। तो उसके बाद जो है 1928 में भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA का स्थापना करा था 1928 में। 38 नंबर विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारत सरकार किसने स्थापित की? विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारत सरकार जो स्थापित किया था देखिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने करा था। सबसे पहले 1915-16 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो हैं अफगानिस्तान के काबुल में भारतीय सरकार का इन्होंने गठन वहाँ पे किया था और जर्मनी ने इस सरकार को मान्यता भी दे दी थी, ठीक है। तो इस हिसाब से राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार थे और इनके द्वारा काफ़ी सारे समाज सुधारक काम भी किए गए और ऑप्शंस में से इन्हीं का नाम सही होगा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार की स्थापना करी थी, ठीक है। कहाँ? अफगानिस्तान में, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, नाम याद रखें। 39 नेहरू एक्ट भक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, कथन किसका है? नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं, ये कथन किसका है? देखिए ये जो कथन है ये मौलाना आज़ाद का है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा ये कहा गया है कि नेहरू जो है वो राष्ट्रभक्त हैं और जिन्ना जो है राजनीतिज्ञ हैं, वो अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं, इनका ये कहनाम था। 40 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी वह भौतिक घटना जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी पेरिस्कोप कार्य करता है? तो पेरिस्कोप जो कार्य करता है देखिए ये प्रकाश का परावर्तन के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, ठीक है। इस प्रकाशीय यंत्र में एक नली में दो समतल दर्पण लगा होता है जिनका परिवर्तन सतह जो है परस्पर समांतर हो और अंतिम किनों पर इनके कांच लगे होते हैं। बेसिकली पेरिस्कोप का इस्तेमाल जो है पनडुब्बी वगैरह में किया जाता है ताकि पनडुब्बी में जो जहाज है नीचे पानी के अंदर छुपा रहे और उसमें से सिर्फ एक पतली सी पाइप निकले और समुद्र के ऊपरी सतह पे क्या गतिविधियां हो रही हैं वो प्रॉपर जांच कर ले। 41 सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? देखिए सांची का स्तूप जो है ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था, बी करेक्ट हो जाएगा। 13वें शिलालेख में यह ज्ञात होता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ये 13वें शिलालेख से हमें प्राप्त होता है। 42 देखिए निम्न में से कौन डॉपलर प्रभाव में रेड शिफ्ट से संबंधित है? देखिए डॉपलर प्रभाव में जो रेड शिफ्ट से संबंधित है वो कौन कौन है? तो देखिए स्रोत का
प्रेक्षक से दूर जाना और तरंगदैर्घ्य में वृद्धि। ए और बी दोनों हो जाएगा डॉपलर प्रभाव में, ठीक है। 43 मोहम्मद गौरी के किस दास ने बिहार एवं बंगाल पर विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद गौरी का जो दास था जिसने बिहार और बंगाल पे विजय हासिल की, उसका नाम था भाई साहब बख्तियार खिलजी। सी करेक्ट हो जाएगा। पटना में आज भी जो है ना बख्तियारपुर नाम का जो है जगह आज भी अवेलेबल है। 44 अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके काल में था? देखिए अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद जो है ये शिवाजी के काल में था, ठीक है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी ने अपने मंत्रिपरिषद का गठन किया था जिसका नाम इन्होंने अष्टप्रधान रखा हुआ था। चलिए 45 नंबर देखते हैं। गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? देखिए गांधी इरविन समझौता जो हुआ था इसमें जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने का प्रावधान किया गया था, ठीक है। ये समझौता 1931 में हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 46 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था कब? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम विभाजन जो हुआ था ये हुआ था 1907 में, ठीक है। 1907 का सूरत अधिवेशन में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में स्पष्ट रूप से बट गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, रास बिहारी घोष ने किया था। कांग्रेस का 1906 में पहली बार स्वराज की मांग उठी थी, ठीक है, 1906 के अधिवेशन में। 47 कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? देखिए कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये बनवाया है किसने? तो ये बनवाया है नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट ने, ठीक है। नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट ने 13वीं शताब्दी में उड़ीसा के शासक नरसिंह देव ने ये कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। 1984 में यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व धरोहर स्थल में मान्यता दे दिया था, राइट। चलिए 48 नंबर देखते हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? देखिए जैन धर्म का आधारभूत बिंदु जो है वो है अहिंसा, ठीक है। 49 तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था कब? देखिए तालीकोटा का जो युद्ध है ये लड़ा गया था 1565 में। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? 1565 में विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच में। इस युद्ध को बन्नी हट्टा का युद्ध या राक्षसी तोगड़ा का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखें इस बात का, तालीकोटा का युद्ध को राक्षसी कोटा का युद्ध भी या बन्नी हट्टा का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। इस युद्ध में बरार को छोड़कर चारों बहमनी राज्य की संयुक्त सेना ने विजय साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर। 50 नंबर है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन है? देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के जो संस्थापक हैं वो है गोपाल कृष्ण गोखले साहब। कब किया था इन्होंने? 1905 में किया था। भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना इन्होंने करी थी और संस्था का उदय देश में जो है भक्तों को तैयार करना था, ठीक है। तिलक ने गोखले को भारत का हीरा एवं महाराष्ट्र का रत्न कहा है। 51 नंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष जो चुना गया था वो भाई साहब चुना गया था देखिए महात्मा गांधी को। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी चुना गया था। 52 देखते हैं नादिर शाह किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? देखिए नादिर शाह जो है ना ये मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था और यहीं से उसने तख्ते ताउस और लगभग कहा जाता है कि 3 से 4 करोड़ रुपए वो अपने साथ तब के टाइम में ले गया था, ठीक है। कहाँ ले गया था? तो ईरान ले गया था और कोहिनूर हीरा जो तख्ते ताउस में लगा था वो भी उसके साथ साथ चला गया था, ठीक है। चलिए नंबर 53 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव का चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में जिस जीव का इस्तेमाल किया जाता है चावल की फसल में वो है नीलहरित शैवाल का। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नीलहरित शैवाल का फसल के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखें। 54 प्राचीन भारत में निष्क क्या था? देखिए प्राचीन भारत में जो निष्क है ना ये स्वर्ण आभूषण था, ठीक है, स्वर्ण आभूषण था। वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था और सिक्कों के नियमित प्रचलन में पूर्व वैदिक काल से ही गले का स्वर्ण आभूषण हार को निष्क या निशाका कहा जाता था। 55 निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है? तो इसका जो उल्लेख किया गया है ये अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी के रूप में किया गया है। डी सही हो जाएगा। 56 नंबर रंजीत सागर बांध अवस्थित है कहाँ पे भाई? देखिए रंजीत सागर बांध जो अवस्थित है ये रावी नदी के ऊपर ये अवस्थित है, ठीक है। रंजीत सागर बांध रावी नदी के ऊपर पंजाब में ये बना हुआ है।
रावी नदी का उद्गम जो है पूछा जाता है, तो ये देखिए कांगड़ा बेसिन में धौलाघाट श्रेणी के उत्तर ढाल से इसका होता है, और रावी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए 57, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? देखिए संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो है सहारा मरुस्थल। सी करेक्ट हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में यह है सहारा मरुस्थल। ठीक है, इसका जो फैलाव क्षेत्र बोला जाता है लगभग 84 लाख किलोमीटर बोला जाता है। 58 देखते हैं, निम्नलिखित सागरों में से किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? सर्वाधिक लवणता जो पाई जाती है, देखिए पाया जाता है मृत सागर में, यानी कि डेड सी में। ठीक है, लवणता प्रति हजार में व्यक्त किया जाता है, और समुद्र जल की औसत लवणता जो है 35% होती है, अर्थात 1000 ग्राम जल यानी कि 1 लीटर बोल लीजिए, उसमें 35% लवण यानी कि नमक घुला होता है। सॉरी, चलिए 59 देखते हैं, कर्क रेखा नहीं गुजरती है कहाँ से? देखिए कर्क रेखा जो है ना नहीं गुजरती है, इनमें से ईरान से नहीं गुजरती है, ध्यान रखें इस बात का, ईरान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। हमारा आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो चाय बागानों के लिए जो मिट्टी उपयुक्त है वो है देखिए लाल मिट्टी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, चाय बागानों के लिए जो मिट्टी उपयुक्त है वो है देखिए लैटेराइट मिट्टी, यानी कि ब्लैक सॉइल। ठीक है, काली मिट्टी जिसको बोलते हैं, ये जो है चाय बागानों के लिए और चाय की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है, क्योंकि ये जो है पानी को होल्ड करता है, मॉइस्चर को होल्ड करता है, और इसमें काफ़ी सारे जैविक उर्वरक भी इसमें पाए जाते हैं, काफ़ी उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। उम्मीद करता हूँ जो इसका 47 जो कट ऑफ रखा गया था आपने इसको टच किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर को बताएं, वीडियो चला वीडियो को शेयर करें, नए लोग सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।